हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आज बेटा हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर। बड़ा अच्छा इसको एक टॉपिक माना जाता है एग्जामिनर के लिए। जब एग्जामिनर पेपर बनाता है बेटा, तो उसके सामने जब ट्रांसफार्मर आता है ना, तो वो ये सोच लेता है यार यहाँ से एक क्वेश्चन तो देना ही देना है। मतलब ये है कि इससे देखा गया है अक्सर आपके 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बड़ा कायदे से आ जाता है कि इसका सचित्र वर्णन करिए ट्रांसफार्मर का, तो इसकी पूरी तरह से वर्किंग फंक्शन को दिखाइए, कैसे ये वर्क करता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एग्ज़ाम आप 12th के बाद देने जाते हैं, बड़े एक तरह से लोगों का ड्रीम होता है, हमें नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, हमको बीएचयू में एंट्री मिल जाती, हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती। और बेटा सही बात तो ये है ना कि इंटर के बाद अगर आप अच्छे जगह पहुंच गए ना, तो लाइफ तो सेट है। तो अगर इंटर के बाद अच्छी जगह पहुंच गए, लाइफ सेट है यार, तो करना क्या है? इंटर की चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। तो जो बच्चे बायो के हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो मैथ के हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना है और अपने लाइफ को जैसा हो चाहे वैसा बना सकते हैं। तो बेटा आपको आज आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए, या आप कह सकते हैं अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम आपको आज सिखाएंगे ट्रांसफार्मर। और हम आपसे ये दावा करते हैं कि अगर आपने ये 20 मिनट वास्तव में पूरी तरह से अगर इस वीडियो को देख लिया, तो ट्रांसफार्मर तो आपको आ ही जाएगा। तो देखा जाए बेटा ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी वर्किंग फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर बेटा देखो, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले एक इस तरह का रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं और उस पर 2 बाइंडिंग कर देते हैं। एक बाइंडिंग इधर से कर लेंगे, एक बाइंडिंग इधर से कर लेंगे। जो आगे वाली बाइंडिंग है उसको बेटा प्राइमरी कहेंगे, जो पीछे वाली बाइंडिंग है उसको सेकेंडरी कहेंगे। प्राइमरी पर एसी सोर्स दे दिया जाएगा, सेकेंडरी पर जो आउटपुट मिलेगा उसको ले लिया जाएगा। ये तो भैया इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या इसमें हुआ? एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया रेक्टेंगुलर, ठीक, उसके एक तरफ कॉइलिंग किया गया, दूसरी तरफ कॉइलिंग किया गया। आगे वाले कॉइलिंग को प्राइमरी कॉइल, पीछे वाले कॉइलिंग को सेकेंडरी कॉइल नाम मिल गया। अब भैया इनकी पूरी कहानी इस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पर बेस्ड होती है। पूरी कहानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पर बेस्ड होती है। अगर प्राइमरी कॉइल कम, सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे, ये वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके दे देंगे। अगर प्राइमरी ज़्यादा, सेकेंडरी कम, ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को घटा करके दे देंगे। जब ये बढ़ा के देंगे तो ये हो जाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब ये घटा के देंगे तो हो जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इनकी तो इतनी बातें समझ में आई। अब भैया ये होगा कैसे होगा, ये देखा जाए। तो ट्रांसफार्मर की कुछ बातें, ये क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक। कुछ बच्चे ट्रांसफार्मर ऐसा बोल देते हैं कि ये एसी को डीसी बनाता है। अरे राम राम, ऐसा शब्द बोल दोगे तब तो कहानी गड़बड़ा जाएगी ना, तब तो कुल काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है बेटा। ये एसी करंट पर काम करेगा। ये इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में या तो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा के दे देगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड को कम करके दे देगा। और बेटा फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान देना, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज
नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए इस तरह का कोई सिग्नल आ रहा हो, ऐसा सिग्नल सपोज करिए इस तरह का कोई सिग्नल आ रहा है, तो ये बेटा जब कभी भी काम करेगा तो या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा या तो इसका मैग्नीट्यूड घटा देगा। लेकिन ये बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, उसको चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान देना। ठीक, तो ये बात में समझ में आया कि ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक, दूसरी बात ये एसी के लिए काम करेगा, एसी करंट के लिए काम करेगा। तीसरी बात ये जब इनपुट से आउटपुट देगा तो फ्रीक्वेंसी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, अगली बात ये है बेटा कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर कभी भी अगर हम बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि बेटा यह म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ये माइक बेटा गिर जाता है बार बार, बहुत परेशान है, क्या करें माइक के गिरने से, ये समस्या है एक। हाँ, तो बात हो रही थी हम लोगों की कि ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पर काम करेगा। तो 2-3-4 बातें हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। क्या? पहला बात ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा। दूसरी बात यह वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अगर बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसमें पावर लॉस नहीं होगा, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक, पॉइंट वाइज इसको आप चाहो तो नोट करते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। पहला क्या मैंने बोला? एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अच्छा भैया, दूसरी बात मैंने क्या बोला? यह कभी भी फ्रीक्वेंसी को ये बेटा चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, चेंज नहीं करेगा। तीसरी बात, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करेगा। ठीक, यह मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये सारा काम ये करेगा। अगर बढ़ाएगा तो स्टेप अप, घटाएगा तो स्टेप डाउन। बढ़ाएगा कब? जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी से ज़्यादा हो, तब बढ़ाएगा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी से कम होंगी तो घटाएगा। ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इनके और जो मैंने कहा कि प्राइमरी कॉइल कम सेकेंडरी ज़्यादा तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, और सेकेंडरी कम तो घटाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया, तो प्राइमरी कॉइल्स को हमने नंबर ऑफ टर्न्स को NP से दिखा दिया, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल NP। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को NS से दिखा दिया, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी में बेटा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हो गया फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल phi-P। सेकेंडरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हो गया phi-S। अच्छा, जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न NP हैं तो फ्लक्स भैया एक टर्न का, अगर एक टर्न का, अगर एक कॉइल का फ्लक्स phi है तो n टर्न अगर इसमें है n टर्न तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो प्राइमरी में फ्लक्स NP इंटू phi, सेकेंडरी में फ्लक्स सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स phi। अच्छा,
यहाँ पर बेटा एक टर्न में जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतना ही एक टर्न में फ्लक्स एक कॉइल में यहाँ होगा। एक कॉइल में जितना फ्लक्स यहाँ उतना ही एक कॉइल में फ्लक्स यहाँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक कॉइल के फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न का प्रोडक्ट कर दिए तो यहाँ का पूरा फ्लक्स मिल गया। एक कॉइल के फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न से गुणा कर दिए, यहाँ का फ्लक्स मिल गया। इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फेराडेला ने क्या आपको बताया था कि बेटा जो ईएमएफ मिलता है वो चेंज इन फ्लक्स से मिलता है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो ईएमएफ देता है। तो भैया हम प्राइमरी के लिए अगर इसको डी फाई बाई डी टी कर दें तो प्राइमरी में डी फाई पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एन पी फाई, सेकेंडरी के लिए डी फाई बाई डी टी डी फाई एस बाई डी टी डी डी टी ऑफ एन एस फाई। अच्छा, अब ये जो दो इक्वेशन मिले इनमें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड अगर रेशियो निकाल दें तो ई एस बाई ई पी, ई एम एफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाई ई एम एफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, तो एन एस बाई एन पी। यहां से बेटा ई एस इज इक्वल टू मिल गया ई पी इंटू एन एस बाई एन पी। अच्छा, यहाँ ई एस ई पी जो मैं लिखा हूं उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी एसी की बात और डीसी की बात करते हैं तो डीसी में जो काम वोल्टेज करता है एसी में वही काम कौन करेगा? ईएमएफ करेगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। डीसी में बेटा जो काम वोल्टेज करेगा एसी में वही काम ईएमएफ करता है। एसी वाले में वोल्टेज बोलने से बढ़िया लोग ईएमएफ बोलते हैं। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही सही है, ऐसा नहीं कि ऐसा मन करता है भाई। लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि बेटा यहां पर जो पोटेंशियल काम कर रहा है वहां पे वही ईएमएफ काम करता है। तो हम इसको वीएस बाई वीपी भी लिख सकते थे और आपको ज़्यादा भी समझ में आता, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती। हम लोग किसको लिखेंगे? ईएस बाई ईपी। कभी कभी जो नहीं अच्छा लगता है वो भी लेके चलना पड़ता है, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि जिसको चाहा वही मिल जाए, ठीक है? कभी कभी चाहत को भूलना पड़ता है। भूल गए तुमको क्या बताएं यारा। तो वोल्टेज अच्छा लगता है लेकिन क्या बताएं, चलो ईएमएफ ज़्यादा अच्छा लगाना पड़ेगा। तुम्हें भूल गए सजना। तो भैया सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ इनटू सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न बाई प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न। अब जो बात मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ टर्न पे ही पूरा खेल है, नंबर ऑफ टर्न पे पूरा खेल है। अब उसको समझते हैं यहाँ इस रिजल्ट से। अगर भैया प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न मान लो 10 है और सेकेंडरी में टर्न 20 है, आप बताइए आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? ईएस सेकेंडरी का ईएमएफ इक्वल टू प्राइमरी का ईएमएफ इंटू 20/10। 10 ये हो गया बेटा सेकेंडरी का ईएमएफ इक्वल टू प्राइमरी का ईएमएफ इंटू 2। इससे ये पता चला कि अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डबल हैं प्राइमरी के अपेक्षा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। प्राइमरी में के ईएमएफ से सेकेंडरी का ईएमएफ जस्ट डबल हो जाएगा। सोचिए, प्राइमरी के अपेक्षा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न अगर डबल हैं तो सेकेंडरी ने क्या किया? ईएमएफ को भी डबल कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसी का उल्टा सोचो, अगर हम नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में 10 रखते, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न 10 रखते, देखते हैं सेकेंडरी में 10 कर दो, प्राइमरी में 20 कर दो, बताओ क्या हो जाएगा? ईएस सेकेंडरी का ईएमएफ इक्वल टू ईपी इंटू प्राइमरी का ईएमएफ इंटू 10/20, 1/2। मतलब प्राइमरी के ईएमएफ का आधा हो जाएगा सेकेंडरी का ईएमएफ। इसका मतलब भैया
अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न आधा कर दें, ईएमएफ भी आधा हो जाएगा, ईएमएफ भी आधा हो जाएगा। मतलब पूरा गेम अब किसका हो गया? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। ये थी कहानी। अच्छा, कुछ बच्चे ईएमएफ तो समझ गए, अब करंट की भी बात को समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है भैया। वोल्टेज और करंट यही तो कहानी है। तो करंट की बात समझते हैं। करंट की बात समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। अगर ये कॉइल बेटा पूरी तरह प्योर इंडक्टर, सपोज कर लें इसको, क्या है ये? प्योर इंडक्टर अगर है तो इंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा? इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की बात करें तो ईएमएफ के अंदर करंट इंडक्टर के अंदर करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे हो जाता है, पोटेंशियल से 90 डिग्री लैग कर जाता है, लैग बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री। अब भैया तो यहाँ पे हमने लैग करा दिया, इनका ओमेगा टी किया, इनका -π/2 किया। अब इनके अंदर फेज डिफरेंस कितना आ गया? फेज डिफरेंस आ गया π/2। अब अगर π/2 फेज डिफरेंस आ गया तो पावर फैक्टर कितना आ गया? पावर फैक्टर cos φ होता है, ये वैल्यू cos π/2 हो गई 0। अब एवरेज पावर थोड़ा बता दीजिए कितना होगा? एवरेज पावर IRMS इंटू VRMS cos φ। ये वैल्यू जैसे 0 रखोगे एवरेज पावर 0 हो जाएगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात अगर हम लोग करें, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब भैया यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के रेजिस्टेंस को निग्लेजिबल मान रहे हैं। रेजिस्टेंस अगर अंदर आ गया तब तो कुछ कहानी वहाँ खर्चे की हो जाएगी, भाई रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट ले लेगा। तो अभी हम ये मान चल रहे हैं कि उनका रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी बातें हैं सिर्फ यहाँ ईएमएफ लेने और वहाँ ईएमएफ देने की बात हो रही है। आते हैं तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई पावर लॉस नहीं होगा, यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है। नो पावर लॉस, नो एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जो पावर भैया आगे वाले का होगा वही पावर पीछे वाले का होगा, जो पावर प्राइमरी का वही पावर सेकेंडरी का। तो प्राइमरी का पावर इक्वल टू सेकेंडरी का पावर, और पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है ई इंटू आई। तो EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। यहाँ से भैया IS इक्वल टू IP इंटू EP/ES, और EP/ES की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, EP/ES इक्वल टू NP/NS। तो NP/NS को उठा करके यहाँ पे चिपका दीजिए, और मिल गया हमको सेकेंडरी का करंट इक्वल टू प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न। फिर से एग्जाम्पल वही चिपकाते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में 10, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न मान लो 20, तो करंट की ये खेल को थोड़ा समझे। सेकेंडरी का करंट इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट इंटू व्हाट? EP/ES। EP/ES मतलब NP/NS। तो NP/NS के जगह पे क्या हो गया? 10/20, इसको कैंसिल किया 1/2। IS इक्वल टू IP इंटू 1/2। मतलब क्या हुआ? करंट आधा हो गया, करंट आधा हो गया, करंट आधा हो गया। मतलब अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होगा, EMF ज्यादा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। EMF ज्यादा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा हुआ, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? EMF ज्यादा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो सेकेंडरी का EMF कम हो जाएगा और करंट ज्यादा हो जाएगा। ये कहानी थी, ये लॉजिक था ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर क्या किया भैया? एनर्जी को ट्रांसफर किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया, बिना फ्रीक्वेंसी को
चेंज किए, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए इसने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया और पूरा खेल आपको समझ में आ गया। अगर प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी से कम, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा, ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। सोचिएगा भैया, दिमाग लगाइएगा। तो ये लॉजिक हम यूज करेंगे और ये है आपके पूरे ट्रांसफार्मर की कहानी। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए। कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, हम आपको पक्का बताने वाले हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, और अगर आती है तो हम हैं, आपका यूट्यूब चैनल है फिजिक्स इन सिंपल वे बाई गौरव सर। तो आप हमको याद करिए, हम आपको कोई परेशानी होने ही नहीं देंगे। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।